हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें याद नहीं होती, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। बट इतना है नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीक्वेंस में लेके चलेंगे, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो बने रहना, फोकस थोड़ा बना के रखना, क्योंकि ये चैप्टर है भी ऐसा, थोड़ा सा फोकस मांगता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें लिखी गई है, वो आपसे थोड़ा डिस्कस करता हूँ, जो कि चैप्टर सेकंड से रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर कौन सा? अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। उसकी कुछ बातें करी गई है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने किया था, उसमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया लेके एक आध क्राइटेरिया लिया और ऑर्गेनिज्म को सिंपल बांट दिया था 2 भाग में। बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब एडवांस होता गया तो हमें पता चला कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ क्राइटेरिया ज़्यादा था और वो मोस्ट एक्सेप्टेड था, सबसे बेटर सिस्टम था वो। तो 2 किंगडम का फ्लॉ क्या था, आपको याद है ये चीज़? 2 किंगडम में इन्होंने जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, बस इस बेस पे सबको प्लांट में डाल दिया। जिनमें सेल वॉल एब्सेंट था, इस बेस पे सबको एनिमल में डाल दिया। बस एक आधार लिया, एक ही क्राइटेरिया पे ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांट दिया। याद करो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट में पहले कौन कौन से मेंबर थे। जैसे कि मैं मोनेरा से आगे बढ़ते हुए चीज़ें पकड़ता हुआ चलता हूँ। जैसे मोनेरा में मैंने देखा कि सेल वॉल किस में था, बैक्टीरिया में था। साइनोबैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, प्लांट में डाल दिया 2 किंगडम के अकॉर्डिंग। फिर हम आए प्रोटिस्टा में, हमने देखा क्राइजोफाइट्स था, डायनोफ्लैजिलेट्स था। इन 2 मेंबर्स को भी प्रोटिस्टा वालों को इन्होंने 2 किंगडम में प्लांट में ही रख के रखा था। फंजाई के पूरे किंगडम को उनमें सेल वॉल था, इसलिए इन्होंने प्लांट में रख दिया था। बाकी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये सब भी तो प्लांट में ही थे। ये तो अभी हमें पता है कि 5 किंगडम के अकॉर्डिंग ये प्लांट के ही मेंबर हैं। बट जब हमें ये चीज़ मालूम पड़ी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्सेप्टेड है, इसके अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते चले गए तो हमने किन किन चीज़ों को निकाल के अलग किया। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा को मोनेरा में डाल दिया, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स को प्रोटिस्टा में डाल दिया, फंजाई का अलग किंगडम बना दिया। प्लांट किंगडम में 5 किंगडम के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेंबर आए? एल्गी आया, ब्रायोफाइट आया, टेरिडोफाइट आया, जिम्नोस्पर्म आया और एंजियोस्पर्म। मतलब इस चैप्टर में हमें पूरी की पूरी इन्हीं 5 ग्रुप की स्टडी करनी है अच्छे से। इनकी लाइफ साइकिल, इनका हैबिटाट, सब कुछ इन्हीं 5 ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है। आओ एक बार हम इसे लिख भी लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। हमें पहले पता है कि 2 किंगडम में, इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें पता था कि जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको इन्होंने क्या बोल दिया था, याद है? प्लांट ही कह दिया था कि सब के सब वो प्लांट है। ये लीनियस ने बताया था ये चीज़। हालांकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड था, वो सबसे बेस्ट था। और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, इन्होंने कह दिया वो सारे के सारे क्या हैं, एनिमल है। याद है क्या क्या था इनमें, प्लांटे में उस अकॉर्डिंग? ब्लू ग्रीन एल्गा को भी डाल रखा था, क्राइजोफाइट्स थे, डायनोफ्लैजिलेट्स थे, डायनोफ्लैजिलेट्स कौन से? स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट्स वाले। फंजाई था पूरा का पूरा किंगडम। फिर ये तो प्लांट के ही थे, मान लो एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म हो गया। इस चैप्टर को आराम आराम से लेके चलेंगे, चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। एनिमेलिया में डाल रखा था इन्होंने प्रोटोजोआ को, जो कि क्या था, प्रोटिस्टा का मेंबर था। और बाकी जितने भी एनिमल्स हो गए हमारे। क्लियर? एनिमल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर बात करेंगे, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट ही के। हमें अभी के टाइम पे पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसको किसको गायब कर दिया गया। इनको डाल दिया हमने कहा, मोनेरा में रख दिया।
इनको रख दिया प्रोटिस्टा में, इनको भी प्रोटिस्टा में, ये फंजाई पूरा किंगडम आ गया। नाउ वी नो कि प्लांट किंगडम इंक्लूड्स क्या क्या आता है। अभी हमें पता है कि प्लांट किंगडम में क्या क्या चीजें आती हैं। एक आएगा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। कौन कौन सा? एल्गी आया, ब्रायोफाइट शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यही था। हमें यह चीज मालूम थी कि 5 किंगडम के अकॉर्डिंग प्लांट किंगडम में सिर्फ यही मेंबर्स आए, मतलब हमें इन्हीं ग्रुप्स के बारे में स्टडी करनी है। आप एक चीज नोटिस करो कि ये सीक्वेंस में है, पहले एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये चीज सीक्वेंस में इसलिए क्योंकि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इसी सीक्वेंस में बढ़ती गई है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हमें पता था एल्गी जो क्या था, एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें ना रूट था, ना स्टेम था, ना लीफ था। ब्रायोफाइट में हम आए, अभी आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें। ब्रायोफाइट में आए तो हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखा जो कि प्रॉपर रूट नहीं कहा गया। टेरिडोफाइट में पहुंचे तो प्रॉपर रूट दिखाई दी हमें। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई, धीरे धीरे ये एडवांस भी होते गए। जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि पहली बार सीड दिखाई दिया। एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि सीड दिखा, फ्रूट दिखा, फ्लावर दिखा। मतलब ये सबसे ज्यादा एडवांस थे, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, तो हमने एंजियोस्पर्म को देखा कि इनकी कैटेगरी जो थी इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थे। डोमिनेटिंग मतलब इनकी प्रजाति सबसे ज्यादा थी, और ये हर जगह आप देखो आपको फ्लावर वाले प्लांट नजर आएंगे। तो मतलब इनकी कैटेगरी सबसे बड़ी थी, इनमें नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ स्पीशीज सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा एडवांस था। ठीक है, मतलब पूरा दबदबा इन्हीं का था पूरे प्लांट किंगडम में। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इनको हम क्लासिफाई कर दें अच्छे से। क्लासिफाई मतलब इनको कैटेगरी में डिवाइड करें, इन्हें आसानी से पढ़ सकें। तो इनके बेस पे क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया गया। क्यों? क्योंकि ये एडवांस थे सबसे ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स थे सबसे ज़्यादा, ये फ्लावरिंग प्लांट्स थे, इनकी स्पीशीज भी ज़्यादा थी, सारी चीज़ें इनके फेवर में आ रही थी। बाकी ये सब जो थे इनके बहुत ज़्यादा स्पीशीज, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी जितनी एंजियोस्पर्म की थी। तो अभी हम देखेंगे एंजियोस्पर्म में क्लासिफिकेशन कैसे किया गया और क्या क्या क्राइटेरिया थी। आप एक बार इसको नोट कर लो, तब हम आगे चलते हैं। और इसको भी लिख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म में ही क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। क्लासिफिकेशन within angiosperms। कि एंजियोस्पर्म के अंदर ही क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया था। हमने अभी देखा था पहला पॉइंट कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड मोर एडवांस भी थे। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी थे, ज़्यादा एडवांस भी थे। और क्या था, इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते थे। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहा जाता है? जिसमें फ्लावर दिखे आपको और जिसमें आपको फ्रूट नज़र आए, ये दोनों चीज़ दिख रही है तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। और ऐसा सिर्फ एंजियोस्पर्म में था, ये इसलिए सबसे अलग थे। और क्या बात थी, इसमें स्पीशीज सबसे ज़्यादा थी, मोर नंबर ऑफ स्पीशीज। मतलब ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से ये अलग स्टैंड आउट होते थे। तो भाई इनको क्लासिफाई करना तो एक तरह का कहते हैं ना कर्तव्य बन गया कि भाई अब इन्हें क्लासिफाई हमें करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया। अब क्लासिफिकेशन सिस्टम लाया मतलब याद करो जब हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे, ठीक है, तो हमने 2 किंगडम 3 किंगडम बनाए। मतलब क्राइटेरिया बढ़ाते बढ़ाते एंड में एक चीज़ एक्सेप्ट हुई कि ये सबसे बेस्ट था।
उसी तरह अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, जैसे एंजियोस्पर्म को अगर हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना रहे हैं, मतलब पहले कोई सिस्टम आया, फिर कुछ आया होगा, फिर एंड में कोई एक आया होगा जो एक्सेप्टेड होगा, उसी तरह तो पहले सिस्टम की बात करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 सिस्टम दिए गए हैं। पहला था आर्टिफिशियल, दूसरा था नेचुरल, तीसरा था आपका फाइलोजेनेटिक। वो तीनों की बात करते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं, एक बार नोट कर लो तब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम देखते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। इसमें भी कौन कौन से थे? पहला था आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा था आपका नेचुरल सिस्टम, तीसरा था आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ये 3 सिस्टम बनाए गए एंजियोस्पर्म को प्रॉपर क्लासिफाई करने के लिए। इसके नाम से ही हमें कुछ ना कुछ याद आ जाता है, बट एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं इस वाले को। यहाँ पे तो फिलहाल तीनों नहीं आएगा, ट्राई करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल वाले को लेते हैं, फिर बाद में इसको ले लेंगे, फिर इसको। चलो, आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने क्या देखा? आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने एक ही चीज़ देखी, स्टार्टिंग की चीज़ है, हमें पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें गड़बड़ थी। इन्होंने क्या किया, ये भी कैरोलस लीनियस नहीं दिया था, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वैसे यहाँ पर भी आर्टिफिशियल में भी यही कूद के चले आए थे। पहले इन्होंने देखा, क्या पता है, इन्होंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया, सिर्फ जो बाहर से चीजें इनको दिखी उस बेस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को सिंपली प्लांट्स के कैटेगरी को डिवाइड करते चले गए, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स को ही प्रॉपर देखा, मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे चीजें इन्होंने खाली नोटिस करी थी। देखो, ये सबसे अर्लीस्ट सिस्टम था, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम। अभी आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, इनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम था, किसने दिया था? गिवन बाय लीनियस ने दिया था। ये किस चीज पे बेस्ड था? अभी मैंने बताया, बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मतलब ऊपर की चीजें, मॉर्फोलॉजिकल जिसकी आप एक्सटर्नल स्टडी करते हो, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्लांट की हैबिट हो गई, उसका कलर हो गया, उसका शेप हो गया, नंबर ऑफ लीव्स हो गई, ये सब जो आपको बाहर से नजर आई, उन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी लिया और सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स लिए जरूर, इसको इक्वल वेटेज भी दे दी इन्होंने, ये भी इनका एक ड्रॉबैक निकला। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब यही हैबिट, कलर, ये सारी चीजें। हैबिट से क्या लेना देना है? हैबिट मतलब उसकी साइज के बेस पे किस तरह का वो दिख रहा है। याद करो, आपने पढ़ा था साइज के बेस पे हर्ब, श्रब और ट्री, पढ़ा था आपने? ट्री ये दिया किसने था, ये बात याद है? एरिस्टोटल ने दिया था। नहीं भी याद रखोगे चलेगा, बस ये पता हो कि हैबिट का मतलब क्या था। दूसरा क्या था?
कलर हो गया लीफ का, शेप हो गई लीफ की, उसका नंबर हो गया, नंबर ऑफ लीव्स। ये सब क्या है, आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर थे। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में हमें ये चीज़ पता थी कि ये एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ईजिली अफेक्ट हो जाते थे, कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव कर लेते थे। कि अगर कोई प्लांट है जो पानी वाले एनवायरनमेंट के आसपास रह रहा है, तो उसकी पत्तियां हमने देखी कि वो थोड़ा सा फूली थी, मतलब थोड़ी बड़ी थी। बट वही सेम प्लांट थोड़े से ऐसे एरिया में था जहाँ पानी की बहुत कमी थी, तो उसकी पत्ती थोड़ी सी कम साइज की थी, कुछ इस हिसाब से। तो हमें ये चीज़ पता था कि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे ये ईजिली अफेक्ट हो जाते थे, ईजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। यहां तक क्लियर है चीजें कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स तो ईजिली अफेक्ट हो जाते थे एनवायरमेंट से। सेक्सुअल कैरेक्टर से आपका क्या लेना देना है? सेक्सुअल कैरेक्टर में इन्होंने सिर्फ एक चीज ली थी जो कि था नंबर ऑफ एंड्रोशियम। नंबर ऑफ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का मतलब क्या था? ये मेल सेक्स ऑर्गन था, आपको पता है, फ्लावर का। नहीं भी पता होगा तो पढ़ोगे, आपको याद आ जाएगी चीजें कि ये मेल सेक्स ऑर्गन था फ्लावर में। ये नंबर ऑफ एंड्रोशियम भी लिया था आपके कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने ही ये चीज ली थी, नंबर ऑफ एंड्रोशियम। और हमें ये चीज मालूम है कि एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो होता है ये एनवायरनमेंट के हिसाब से इजीली अफेक्ट नहीं होता इतना आसानी से। तो सेक्सुअल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर को आप इक्वल वेटेज कैसे दे सकते हो? तो अभी इनके ड्रॉबैक भी लिखते हैं क्या थे। पहले आप एक चीज ये बार नोट कर लो, फिर इनके ड्रॉबैक लिखते हैं, फिर सेकेंड एंड थर्ड सिस्टम पे हम मूव करते हैं। ड्रॉबैक्स देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम के। क्लियर? ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। ड्रॉबैक्स, अब देखो, पहला ड्रॉबैक तो इनका यही था कि इन्होंने क्या किया, बाहर का स्ट्रक्चर देख लिया, इसके बेस पे ये जान ही नहीं पाए कि कौन सी स्पीशीज एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थी। मतलब इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा ही नहीं, सिर्फ बाहर की चीजें स्टडी की और तुरंत इनको अलग अलग कर दिया। तो मतलब क्या किया, सेपरेट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इन्होंने कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग अलग कर दिया क्योंकि बाहर के कैरेक्टर्स देख रहे थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक समानता दे दी, इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, गिवन इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दी, ये भी इनका ड्रॉबैक था। ये आप लिख लो। सेकंड सिस्टम पे चलते हैं जो कि था नेचुरल सिस्टम। दूसरा सिस्टम देखते हैं नेचुरल सिस्टम। सेकंड था हमारा नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम जो था ये नेचुरली सिमिलैरिटीज पर बेस्ड था। जैसे ये बेस्ड था बेस्ड ऑन नेचुरल सिमिलैरिटीज या इसी को आपके बुक में लिखा है एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलैरिटीज। एफिनिटीज जिसका मतलब आप लिख सकते हो सिमिलैरिटीज। ठीक है,
बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज विद इन ऑर्गेनिजम्स, विद इन ऑर्गेनिजम्स। अब उनमें समानता है कि नहीं है, जब आप डिटेल स्टडी करोगे तभी तो पता चलेगा, जो कि इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम में नहीं किया था। अगला सिस्टम जब आया नेचुरल सिस्टम, तो इसमें ये चीज़ें करी गई। मतलब इन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स प्लस इंटरनल फीचर्स दोनों स्टडी किया। दूसरे साइंटिस्ट ने, ठीक है, उसका नाम लिखेंगे। इंटरनल फीचर्स से आपका क्या रिलेशन है, आप इंटरनल फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड करते हो। इंटरनल फीचर्स में आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसका टिश्यू कैसा है, ऑर्गन कैसा है, ये सब अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। फाइटोकेमिस्ट्री कह सकते हो आप, फाइटोकेमिस्ट्री से क्या रिलेशन है। फाइटो मतलब प्लांट का, केमिस्ट्री मतलब उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल, जैसे पिगमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। और क्या है, उसकी एनाटॉमी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। फिर एम्ब्रियोलॉजी मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का प्रोसेस उनमें कैसा था, ये सारी चीज़ें। और ये सिस्टम दिया किसने था, नेचुरल सिस्टम, मतलब कुछ बेटर था, ये दिया था आपका गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ये साइंटिस्ट ने ये सिस्टम दिया था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम में। हालांकि ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड ही थी, बस एक नई चीज़ ऐड करी गई, जैसे कि उसके फाइलोजेनी, उसके नाम से ही पता चलता है, मतलब उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करी गई है, वो चीज़ उसमें ऐड करी गई है, और वही एक्सेप्टेड सिस्टम रहा गया आपके एंजियोस्पर्म के लिए। ये आप एक बार नोट कर लो, तब उसको हम लिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जो कि थर्ड है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। क्लियर, मतलब इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात करी गई है, उनके एंसेस्टर से रिलेटेड। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी relationships between organisms, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एजम्पशन थी एक, मतलब एक ये थी इसमें एजम्पशन कि इसमें कहा गया था कि जो ऑर्गेनिज्म सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे उनका एंसेस्टर कॉमन होगा, ये एजम्पशन था। मतलब सेम कैटेगरी आप कह सकते हो टैक्सा, जैसे एक टैक्सा ये था, एक कैटेगरी ये, दो अलग अलग मतलब सेम कैटेगरी के थे, मतलब इनका एंसेस्टर कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, टैक्सा मतलब सेम कैटेगरी कह सकते हो। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब सेम कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर कोई ना कोई कॉमन ही होगा, ठीक है, ये एजम्पशन थी। और ये सिस्टम आपका करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है, अभी के टाइम पे करेंटली एक्सेप्टेड सिस्टम है। क्लियर, ये सिस्टम वाली चीज़ें थी, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। एक है आपका टैक्सोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें लिखी गई है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी। इसको एक बार देख लेते हैं, आप एक बार नोट कर लो इसको।
तो टैक्सोनॉमी वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी, इनमें कौन कौन सा था अपना, वो तीनों। पहला था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक इसकी बात करनी है। दूसरा है हमारा कीमो टैक्सोनॉमी। तीसरा है हमारा इसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी। एक एक करके देखते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है नंबर से रिलेटेड, मतलब कुछ नंबर और कोड्स दिए गए थे ढेर सारे कैरेक्टर्स को, और इसे कंप्यूटर में फीड कर दिया गया था और सारे ऑब्जर्व किए जाने वाले कैरेक्टर्स लिए गए थे। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। लगभग हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स थे और इसमें कंप्यूटर का यूज किया गया था। बाय यूज ऑफ कंप्यूटर का यूज किया गया था और नंबर दिया गया, जो कोड्स कह लो, गिवन टू ईच कैरेक्टर और ये हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, जो कि बहुत सही चीज नहीं थी। हर कैरेक्टर को गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ये बहुत सही चीज नहीं थी। कीमोटैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, कीमोटैक्सोनॉमी मतलब कुछ केमिकल रिलेटेड चीजें हैं, बिल्कुल करेक्ट। इसमें प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करी गई है। इट इंक्लूड्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, जैसे कि डीएनए ले सकते हो, केमिकल कंपाउंड है आपका, ठीक है। प्रोटीन्स ले लो, केमिकल है। पिगमेंट्स ले सकते हो, ये भी क्या है आपका, केमिकल ही है। बहुत सारी चीज़ें। साइटोटैक्सोनॉमी से आप एक चीज़ पकड़ोगे, यहाँ पे तो कीमो से आपने केमिकल पकड़ लिया, न्यूमेरिकल से नंबर देख लिया, साइटो से आपको पता है, साइटो मतलब सेल से रिलेटेड, सेल के अंदर की चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी मतलब बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल मतलब सेल के रिलेटेड, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, लाइक जैसे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, क्रोमोसोम का नंबर हो गया, क्रोमोसोम का बिहेवियर हो गया, ये सारी चीज़ें। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से आप क्या रिलेट करते हो? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद है, वो मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, कौन कौन सा था? मेटासेंट्रिक और एक था सब मेटासेंट्रिक। फिर था आपका एक्रोसेंट्रिक, लास्ट में था आपका टीलोसेंट्रिक। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं चल रहा होगा ये कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। ये आप सेल वाले चैप्टर में जब आगे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं भी याद करोगे इसको चलेगा, बस यूजुअली बता रहा हूँ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस बेस पे। मेटासेंट्रिक कुछ इस तरीके से था, इक्वली
मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में कुछ ऐसा था, एक छोटा एक बड़ा। एक्रोसेंट्रिक में ऐसा था कि एक एकदम ही छोटा, दूसरा बड़ा। टीलोसेंट्रिक में था सिर्फ एक ही पार्ट बचा था। इन सबको जब आप ऐसे खींचोगे तो इनके स्ट्रक्चर्स बनते थे। इसको आप बोलते थे वी शेप, नहीं पता है तो आप पढ़ोगे बाद में। इसको हम बोलते थे एल शेप, इसको हम बोलते थे जे शेप, और ये था हमारा आई शेप। ये हमारे शेप थे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के। तो ये कुछ टैक्सोनॉमी की बात थी। यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम एक एक कैटेगरी पकड़ते हुए चलेंगे। एल्गी को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फिर ऐसे कंटिन्यू करते ये चैप्टर को आराम आराम से ख़त्म करेंगे। यहाँ तक चीज़ें आप एक बार देख लो, एनसीईआरटी प्रॉपर रिवाइज कर लो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।